है ना, जो कि आपके हिंदी भाषा पाठ्यक्रम इकाई 1 ख के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, इसकी जो रचनाकार है माधवराव सप्रे, और ये जो हिंदी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, वो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। ठीक है, yes, और ये माधवराव सप्रे कहीं दूसरे स्टेट या दूसरे देश का रहने वाला नहीं है, ये हमारे ही छत्तीसगढ़ के है ना, गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला, एक पेंड्रा नामक गांव है ना, वहां से इन्होंने एक मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ के प्रथम पत्रिका जिसको छत्तीसगढ़ मित्र कहा जाता है, उस पत्रिका का जो है संपादन कार्य जो है संभाला है ना, और शुरू में जो है प्रारंभ किया माधवराव सप्रे ने। इसके साथ साथ हम देखते हैं इनके जन्म के समय में है ना 1871 को जन्म होता है। उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। तो दमोह जिला के पथरिया नामक गांव, जो कि अभी मुंगेली जिले के अंतर्गत है, एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक विकास खंड बन चुका है ये, और उस समय गांव छोटा सा कस्बा के रूप में था, वहाँ जो है इनका जन्म होता है। और फिर 1926 में माधवराव सप्रे जी का मृत्यु हो जाती है। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है पास के ही बिलासपुर में होता है, मैट्रिक की पढ़ाई, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो जो है रायपुर जाते हैं है ना, कॉलेज के लिए। उसके बाद और फिर आगे जो भी पढ़ाई करना है उसके लिए वो है ना बनारस या मुख्य रूप से पढ़ाई के लिए बीए पास करने के बाद है ना वो कोलकाता जाते हैं, और कोलकाता में ही है ना उनका जैसा तैसा काम कुछ काम करते करते उनका विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ दिन बाद है ना उनके जो विवाहित पत्नी है उनका देहांत हो जाता है, और उनके देहांत होने के बाद ठीक है बहुत दिनों तक जो है ये विवाह न करने या की बात अपने परिवार वालों से करते हैं और नहीं भी करते हैं। फिर इनको एक ऑफर आता है तहसीलदार का, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो इनके ससुर जी जो है खुद है ना वो इनके लिए ऑफर लेकर के आते हैं कि आपको जो है तहसीलदार का नौकरी मिल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ये पक्के हिंदूवादी थे माधवराव सप्रे, और इन्होंने उस नौकरी को जो है ठुकरा दिया है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही अंग्रेजों का ही नौकरी करना था, इस कारण से मुझे अंग्रेजों का नौकरी नहीं करना है करके वो ठुकरा देते हैं। अब जैसे तैसा समय बीतते गया है ना, इनकी फिर जो है दूसरी विवाह होता है। ठीक है, उसके बाद माधवराव सप्रे का पूरा जीवन जो है अनेक प्रकार के साहित्यिक पत्र पत्रिका, अनेक प्रकार की जो है कहानी है ना नाटक वगैरह लिखने में जो है निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से है ना माधवराव सप्रे का जो है संपूर्ण जीवन है ना वो साहित्यिक लेखन में निकलता है। लेकिन मुख्य रूप से एक माधवराव सप्रे एक बहुत अच्छा अनुवादक भी रहे हैं, जो कि मराठी के दो महत्वपूर्ण रचना है ना, एक रचना रामदास जी की रचना है दासबोध है ना, और एक है लोकमान्य तिलक जी की रचना जो कि मराठी भाषा में लिखा गया था गीता रहस्य। इनका जो है हिंदी में अनुवाद किया है माधवराव सप्रे जी ने। ठीक समझ में है? yes, sir. ये तो हुआ माधवराव सप्रे जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनसे संबंधित जानकारियां रचनाएं। इसके बाद हम अब आगे देखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी है ना कहानी। ठीक है, देखिएगा एक टोकरी भर मिट्टी कहानी मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध हिंदी की पहली कहानी है, जिसमें एक विधवा स्त्री की दशा, उनके दयनीय दशा, उनके परिवार की स्थिति, और किस प्रकार से समाज में है ना जमींदारी प्रथा के चलते है ना शासन प्रशासन में अनेक प्रकार के घूसखोरी है ना होने के कारण गरीबों का जो है घर को, उनके झोपड़ी को छीन लिया जाता है, कैसे उन पर जो है अपना बड़े बड़े व्यक्ति जो है कब्जा कर लेते हैं, और उस है ना निर्धन असहाय विधवा को जो है वहीं पर जो है छोड़ दिया जाता है। इस दशा का जो है वर्णन है ना इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से है ना उनके झोपड़ी को छीनने के बाद जो श्रीमान जी होते हैं, अर्थात एक जो जमींदार व्यक्ति है, वो किस प्रकार से उनके हृदय परिवर्तन होता है, किस प्रकार से उनके छीने हुए झोपड़ी को वो वापस कर देता है, ये संपूर्ण घटना हम इस कहानी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी।
किसी श्रीमान है ना, जो कि एक बहुत बड़ा जमींदार है, उनका बहुत बड़ा महल है। उस महल के है ना आसपास एक गरीब अनाथ विधवा स्त्री की भी एक छोटी सी झोपड़ी थी। ठीक है, अब उसी झोपड़ी को जो है वो जमींदार बहुत दिनों से है ना नजर गड़ाए हुए थे उसको खरीदना है करके, लेकिन है ना वो जो महिला है वो साफ मना कर देती है झोपड़ी को बेचने से, है ना। फिर क्या होता है, एक दिन है ना, क्योंकि वो इसलिए नहीं बेचना चाहती क्योंकि उसी घर में उनके इकलौते पुत्र है ना, उनके जो पति है और उनके एक पोता का भी जो है देहांत हुआ रहता है, और उन सब की याद को जो है वो अपने उस झोपड़ी में है ना स्मरण करते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं और याद कर करके रोते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो उस घर के साथ, उस झोपड़ी के साथ उनका बहुत लगाव था, अगाध प्रेम था, है ना। वहाँ के एक एक मिट्टी से उनको प्रेम था, इसलिए वो जो है देने से बेचने से मना कर देते हैं। फिर आगे क्या होता है कि वो जमींदार है ना जैसे तैसे समय निकलते जाता है ना, वो मना करने से ठीक तैयार भी हो जाता है, चलिए ठीक है निमे से मत बेचिए करके, क्योंकि वो जो महिला को उस घर के बिना, उस झोपड़ी के बिना है ना मृत सा लगने लगता है, इस कारण से वो नहीं बेचना चाहती। लेकिन ये जो जमींदार है इतना चालाक है, इतना चापलूस है कि जो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं है ना, पटवारी हैं, उन लोगों को रिश्वत दे करके, उनको उनके जेब गरम करके, वकीलों को पैसा दे करके फर्जी कागज पत्थर बनवा करके उनकी जमीन को छीन लेते हैं। इनका आर्थिक इच्छा रहता है कि उनका जो आता है, जो बाउंड्री बनने वाला था, उस बाउंड्री के अंदर वो झोपड़ी आ रहा था, इस कारण से वो जो है उस झोपड़ी को खरीदना चाह रहा है। तो वही पैसा के बल पर जो है फिर वो उस जमीन को अपने नाम करवा लेते हैं। फिर उस विधवा स्त्री को जो है वहाँ से निकलना पड़ता है। तो अपने एक इकलौती एक पोती रहती है साथ में, है ना, उसके साथ जो है उसको घर छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। तो वो है ना गली में इधर उधर भटकते रहती है, तो जैसा तैसा कहीं ना कहीं जो है उनको ठिकाना मिल जाता है, किसी के आंगन में या कहीं पर जो है वो अपना बसेरा कर लेती है। लेकिन है ना जब से फिर क्या होता है, एक दिन जो श्रीमान है ना, उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को जो है काम बता रहे थे, है ना, वो बाउंड्री का काम करवा रहे थे। अब पूरा उन्हीं का हो गया है तो है ना, तो बाउंड्री का काम करवा रहे थे, आता बनवा रहे थे। तो उसी समय वो जो विधवा स्त्री है एक टोकरी लेकर के वहाँ आती है और वहाँ आकर के देखती है कि सब के सब जो है उनकी झोपड़ी पर है ना काम कर रहे हैं, है ना, काम करते हुए देखते हैं। और फिर वहीं पर जो है उस श्रीमान जी को जो है वो देख लेती है और उनसे कहती है कि हे श्रीमान जी, है ना, आप मुझे इस घर से, इस झोपड़ी से केवल एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने की अनुमति दे दीजिए। ठीक है, बहुत है ना उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, जैसा तैसा वो स्वीकार भी कर लेता है और उनको जो है एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने की जो है अनुमति दे देते हैं। विधवा स्त्री जो है वो अंदर प्रवेश करती है, जैसे ही अपनी झोपड़ी के अंदर प्रवेश करती है तो एक एक करके उनके साथ पूरा जो समय व्यतीत हुआ है अपने पति के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने पोते के साथ, वो सब का झांकी, सबका स्मरण जो है वो भारी भारी से आने लगता है। उनके आंखों से तीव्र आंसू जो है प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे तैसे विधवा वहाँ से एक टोकरी में जो है मिट्टी भर लेती है और भर करके जो है अपने हाथ से उठा करके आंगन के बाहर निकलती है गली में। फिर उस श्रीमान जी से वह स्त्री कहती है कि हे श्रीमान जी, अब कृपा करके मुझे जो है इस एक टोकरी भर मिट्टी को उठाने का कष्ट कीजिए, अर्थात मेरे सिर पर रखने का कष्ट कीजिए करके बार बार निवेदन करती है। लेकिन है ना वो बहुत ज़्यादा निवेदन करने के बाद, है ना, हाथ पैर पकड़ने के बाद, है ना, उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो किसी अन्य काम करने वाले लोगों को न कहते वो जो है स्वयं उस टोकरी को जो है उठाने की कोशिश करता है। लेकिन वो जमींदार उस टोकरी को उठाना दूर की बात है, उसको उस जगह से हिला भी नहीं पाते। तब वो महिला कहती है, क्या कहती है पता है? वह महिला कहती है कि महाराज नाराज न हो, है ना,
आपसे एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जा रही है, तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस झोपड़ी को बनाने में, इस झोपड़ी के अंदर हजारों टोकरी मिट्टी जो है डला हुआ है, उसको कैसे हम लोग लाए होंगे, है ना। इस प्रकार से वो जो है विधवा करती है। और ये भी है कि वो मिट्टी को क्यों ले जाना चाहती है करके पूछते हैं, तो वो कहती है कि जब से इस घर को, इस झोपड़ी को छोड़ करके हम लोग यहाँ से गए हैं, तब से मेरी जो पोती है वो खाना नहीं खाई है। वो साफ मना कर देती है कि मैं खाना खाऊंगी तो अपने घर में ही, अपने वही पुराने घर में, झोपड़ी में खाना खाना चाहती हूँ करके। इसीलिए जो है वो महिला मिट्टी लेने के लिए आई है, ताकि उस मिट्टी से चूल्हा बना करके उसमें से बनाई गई रोटी मैं अपनी पोती को खिला सकूं, और निश्चित ही इस मिट्टी से बनी हुई रोटी को वो खाएगी। इस प्रकार से वो जो महिला पूरा कहानी बताती है। और लेकिन वो जो जमींदार है ना, उस मिट्टी को उठा नहीं पाते, और वो जो विधवा स्त्री के कहने पर है ना, उनका हृदय परिवर्तन होता है, और अपने पूर्वकृत कर्मों से जो है उनको, है ना, किस प्रकार से वो अपने कर्तव्य को भूल करके, है ना, जबरदस्ती का उनका घर छीन लेते हैं, और उस छीने हुए घर को पुनः उस विधवा स्त्री को जो है वापस कर देते हैं। इस प्रकार से, है ना, उनकी आंख जो है खुल जाती है, और उनको बहुत पश्चाताप होने लगता है। ठीक है, उनको बहुत दुख होता है, और ऐसा कभी किसी के साथ न करने की जो है बात या कसम जो है वो खाने लगता है। और इस प्रकार से वह पुरुष जमींदार जो है उस विधवा से माफी मांगते हैं, और माफी मांग करके पुनः अपने उस झोपड़ी को जो है उनको वापस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। पेपर में अगर कभी भी आएगा तो सारांश लिखने के लिए आएगा, तो सारांश कैसे लिखना है पता है ना? पूरा कहानी तत्वों के आधार पर, कहानी के 6 तत्व हैं, उन 6 तत्वों को मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, उन 6 तत्वों के हिसाब से आपको पूरे कहानी का सारांश या मूल्यांकन या समीक्षा जो है आपको लिखना है। ठीक, समझ में है? यस सर।